नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि आज भी बिहार में भयंकर से भयंकर आंधी तूफान और वज्रपात होने वाला है और ऐसी ही बारिश अगले 2 दिनों तक यानी कि 21 जून तक होने वाली है। और इस बार वज्रपात को लेकर विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अधिकतर जिलों में वज्रपात होने वाली है। बिहार के 38 जिलों में खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। और खास करके पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भारी से भारी बारिश होने वाली है। इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बिहार में 21 जून तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में भारी बारिश के साथ ही अब बिहार में बाढ़ ने भी तबाही मचा के रख दी है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है और नेपाल के तराई वाले इलाके समेत उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों में उफान आ गया है और इन उफानों की वजह से कई जिलों में बाढ़ का पानी ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर चुका है। और इधर गोपालगंज में बाढ़ के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ स्कूल, मदरसा, मंदिर, मस्जिद सब कुछ डूब गया है और लोग अपने घरों को छोड़कर अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। गोपालगंज जिले में कई निचले इलाके डूब चुके हैं और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से हालात बेकाबू होने लगे हैं। और सदर प्रखंड में कटघरवा और जगरी टोला पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। रामनगर में तो +2 स्कूल और जगरी टोला में मध्य विद्यालय का भवन पूरी तरह से डूब गया है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, मदरसा और सरकारी विद्यालय के भवन पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहां पर 7 से 8 फुट तक पानी बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्कूल कैसे डूब रहा है। मंदिरों के छत तक पानी आ गया है। सभी दुकानें डूब चुकी है। हर तरफ तबाही ही मची हुई है। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुसार अभी भी यहां पर 5 से 7 हजार लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और जिन्हें नाव के जरिए निकाला जा रहा है। लोग अब जान जोखिम में डालकर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आप इस तस्वीर को देख सकते हैं जो कि नवादा जिले का है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये बस्ती डूब रहा है। नदियों में तेज बहाव के कारण विभिन्न नदियों पर निर्माणाधीन पुल के समीप आवागमन की सहूलियत के लिए बनाए गए डायवर्सन ध्वस्त हो गए हैं और जिसके कारण से 250 से अधिक गांव के लोग प्रभावित हो गए हैं। तो इधर गंडक में उफान से मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज की 7 पंचायतों के 1 दर्जन से अधिक वार्डों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। वार्डों के पानी से घिरे होने के कारण यहां पर हजारों की संख्या में लोग फंस गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लोग अब छत और ऊंचे जगहों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। तूफान याद से बिहार के इन 16 जिलों में खेती हो गई चौपट। तो अब राहत देने के लिए तैयारी में है सरकार। लोगों को मिलेगा मुआवजा। जी हां, बड़ी खबर है कि तूफान यास ने बिहार के जिन 16 जिलों में खेती को बर्बाद कर दिया था तो सरकार अब इसके लिए मुआवजा देने वाली है। बिहार में यास तूफान के कारण 73,085 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी और इसमें दलहन, लीची, सब्जी और आम की 33% से अधिक फसल नष्ट हो गई थी और सबसे अधिक नुकसान दलहन को हुआ था। लेकिन अब बिहार सरकार किसानों को इसका मुआवजा देने वाली है, सीधा पैसे देने वाली है। देखिए, यास चक्रवात के कारण पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, पटना, वैशाली, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, भोजपुर, बक्सर, अरवल, अररिया, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। और किसानों को मुआवजा देने के लिए विभाग किसानों से जल्द ही आवेदन मांगेगा और आवेदन मिलने के बाद सभी जिलों में भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और मुआवजा उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसल 33% या इससे अधिक नष्ट हो गई है। बिहार में भयंकर बाढ़ के कारण बेतिया का भी काफी बुरा हाल हो गया है। बेतिया के कई गांवों के सड़क बह गए हैं और सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है।
बेतिया में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और नदियों का पानी अब गांव की तरफ तेजी से प्रवेश कर रहा है। तो वहीं सड़क के बीचों बीच बना डायवर्सन बाढ़ की भेंट चढ़ गया है और अब ग्रामीण जान जोखिम में डालकर घरों से निकल रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई दुकान नहीं बची है, खाने पीने के लिए भूखमरी उत्पन्न हो गया है और लोग अब नावों के जरिए अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। पटना में 10 जगहों पर बनेंगे आईपीटी स्टैंड, अगस्त तक पूरा होगा काम। जी हां, बड़ी खबर है कि शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 9 जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि आईपीटी स्टैंड निर्माण का काम शुरू हो चुका है और मिशन के अंतर्गत कुल 10 जगहों पर आईपीटी स्टैंड अगस्त महीने तक तैयार कर लिए जाएंगे और आईपीटी स्टैंड निर्माण कार्य पूरा होते ही ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा यहां वहां वाहन रोककर सवारी बैठाने और उतारने की हरकत पर लगाम लगेगा। जिन सड़कों पर आईपीटी स्टैंड होंगे कम से कम उन सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को सहूलियत होगी और साथ ही अन्य वाहनों का भी सुगम परिचालन सुनिश्चित होगा। परियोजना पूरा होने पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सिटी बस आदि का इंतजार करते वक्त आम जन को शेड एवं बैठने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो अब जिनके पास पहचान पत्र नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बिना पहचान पत्र वालों को भी लगेगा कोरोना का टीका। जी हां, अब बिहार में बिना पहचान पत्र वाले लोगों के टीकाकरण करने की तैयारी कर दी गई है। अब ऐसे लोगों को टीका देने के लिए जिलों में टास्क फोर्स गठित कर टीकाकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई आरंभ कर दी है। अब राज्य में 100% टीकाकरण करने के लिए बिना पहचान पत्र वालों को भी शामिल किया जाएगा और जुलाई महीने से हर माह 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण अभियान को गति दी जाएगी। अभियान की सफलता और लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है और इस कड़ी में यह तय हुआ है कि जिनके पास पहचान पत्र नहीं है वह भी टीकाकरण से वंचित नहीं रहेंगे। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए विभाग ने जिलों की टास्क फोर्स को सक्रिय कर दिया है। फर्जी तरीके से भर्ती किए गए 780 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली सरकार ने फिर से रद्द कर दी। जी हां, बड़ी खबर है कि मुजफ्फरपुर में धांधली और पैसे लेकर नियुक्ति के आरोप के बावजूद शुक्रवार को दोबारा बहाल किए गए 780 स्वास्थ्य कर्मियों और सहायकों की बहाली शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने फिर से रद्द कर दी है और साथ ही मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी से 48 घंटे में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और साथ ही जांच दल द्वारा चिन्हित दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में बहाल किए गए 780 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली पिछले 3 दिनों में 2 बार रद्द कर दी गई है। पहली बार 17 जून को डीएम की ओर से गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन ने रद्द कर दी थी और इसके बाद हंगामा होने के बाद 18 जून को सिविल सर्जन ने ही इन्हें बहाल कर दिया था और अब शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने इस बहाली को फिर से रद्द कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा कि बिहार में बहाली को मजाक बना दिया है। ये कौन सी क्रांति कर रहे हैं नीतीश जी। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंदर हो रही बहाली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। स्वास्थ्य विभाग में मनमाने तरीके से हो रही बहाली और फिर उसे रद्द करने के फैसले को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकार ने बहाली प्रक्रिया को मजाक बना के रख दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि पहले नीतीश सरकार ने दीवार पर इश्तेहार चिपकाकर बिना आवेदन, तारीख और योग्यता के पैसे लेकर 780 लोगों की नियुक्तियां की गई और इसके बाद जब मामला उजागर हुआ तो 15 दिन के बाद बहाली रद्द कर दी गई और बाद में फिर से उन्हें बहाल कर दिया गया। तो वहीं शनिवार को एक बार फिर से उनकी बहाली को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब युवाओं और महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए दिए जाएंगे 10 लाख रुपए।
जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का ऑनलाइन शुभारंभ कर दिया है और इसके तहत अब युवाओं को और महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेगा, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी वापस नहीं करना होगा, जबकि 5 लाख लोन होगा और 5 लाख रुपए पर युवाओं को 1% ब्याज देना होगा, जबकि महिलाओं के लिए इसमें कोई भी ब्याज का प्रावधान नहीं है। यानी कि युवाओं को 1% सूद लगेगा और महिलाओं को कोई भी सूद नहीं देना होगा। तो वहीं ये राशि 2 किस्तों में दी जाएगी और इसे 84 किस्तों में वापस किया जा सकेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन योजनाओं से उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। तो आपको आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वेबसाइट जारी कर दिया है और वो वेबसाइट है www.uddami.bihar.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अब बालू गिट्टी के अवैध कारोबारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अब उनकी संपत्तियों को किया जाएगा जब्त। जी हां, बड़ी खबर है कि बालू गिट्टी के अवैध कारोबारियों पर अब सख्ती बरती जाएगी। राज्य सरकार अब इनकी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है और पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार की माने तो बालू गिट्टी के अवैध खनन से बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही है और जिसे रोकने के लिए अब इन कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं बालू और गिट्टी की ढुलाई में पकड़ी गई मशीनों या वाहनों को छुड़ाने के लिए जुर्माने की राशि वाहन के मूल्य के अनुसार तय किया जाएगा और 1 महीने तक यदि जुर्माने की राशि नहीं दी गई तब उन वाहनों और मशीनों को नीलाम कर दिया जाएगा। तो अब अवैध बालू गिट्टी के धंधे पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अब लोगों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से चिराग पासवान ने की मुलाकात और फैसले को बताया गैर कानूनी। जी हां, बड़ी खबर है कि सांसद चिराग पासवान और उनके नेतृत्व में लोजपा के कुछ नेताओं के साथ उन्होंने शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और ओम बिड़ला से मुलाकात करने के बाद सांसद चिराग पासवान ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि वो किस सिलसिले में मिलने गए थे। चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को तथ्यों से अवगत कराया और उनसे एलजेपी से निलंबित सांसदों में से एक पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में एलजेपी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के फैसले पर फिर से समीक्षा करने के लिए आग्रह किया। चिराग पासवान ने कहा कि यह गैर कानूनी है और उनकी पार्टी का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो वहीं दूसरी ओर शनिवार को सांसद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में एलजेपी की राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी और विभिन्न प्रकोष्ठों की समितियों को भंग कर दिया गया है और सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और वीणा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, जबकि प्रिंस राज और चंदन सिंह को राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया गया है। सुपौल, कटिहार व सीतामढ़ी की कई सड़कों को मिली मंजूरी, 24 महीने में ही पूरा करने का है लक्ष्य। जी हां, पथ निर्माण विभाग की संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं के वित्तीय बिड का निष्पादन करते हुए कार्य आवंटन करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत सुपौल, कटिहार, सीतामढ़ी की सड़कों की मंजूरी दी गई है। पथ प्रमंडल सीतामढ़ी के अंतर्गत नारायणपुर से मेजरगंज की मंजूरी दी गई है। तो वहीं पथ प्रमंडल कटिहार के अंतर्गत बलरामपुर से टेलता की मंजूरी दी गई है। पथ प्रमंडल सुपौल के अंतर्गत सिमरी से दनियावा सड़क की मंजूरी दी गई है। तो वहीं सुपौल से ही बीरपुर से बसमतिया सड़क की मंजूरी दी गई है और सुपौल में ही सुपौल से मोहनिया की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने संबंधित पदाधिकारियों को उक्त कार्यों को समय पर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरी करने को कहा है।